जी, मैं हूँ डीके शर्मा और प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में। आज मैं कूलॉम्ब्स लॉ के आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पारावैद्युत नियतांक। तो देखेंगे हम लोग आज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहूँगा आपको कि देखिए, मैंने बताया था एक बार और कि सिस्टमेटिक ढंग से क्लास 12 का मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो तो आपको कहीं ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठे यूट्यूब से आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर टॉपिक का जितना टॉपिक है क्लास 12 में और भी क्लास को मैं करूँगा, अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो जितना टॉपिक है हर टॉपिक मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ। आप आराम से पढ़ सकते हैं। किताब का जो NCERT किताब का न्यूमेरिकल है वो भी मैं सॉल्व करवा के अपलोड कर दूँगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल के मान लीजिए। इसको बोलते हैं परावैद्युतांक के। ये देखिए परावैद्युतांक है, के है। तो परावैद्युतांक क्या है, देखिए होता क्या है कि जैसे कूलॉम्ब्स फोर्स बताया गया था कि कूलॉम्ब्स फोर्स ओनली एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेशों के बीच कूलॉम्ब्स फोर्स लगता है। तो होता क्या है कि अगर ये चार्ज हवा में है, मान लीजिए सपोज ये चार्ज Q1 है, क्या है Q2 है ना, तो इनके भी जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इक्वल फोर्स लगता है इसमें। देखिए अब मान लो कि ये चार्ज जो है सिस्टम चार्ज का, ये हवा में रखा हुआ है, तो हवा में मान लीजिए इनके भी जो फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू मान लीजिए कि 2 न्यूटन है। अब इसी आवेश को, इसी चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में डाल दें, जैसे पानी में डाल दें, वैक्स मोम में डाल दें, या कोई भी मीडियम में डाल दें, तो ये फोर्स जो लग रहा है 2 न्यूटन, ये बदल जाएगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 न्यूटन लिए हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हवा में है, इसको पानी में डाल दो, मतलब पानी में इसको भर दो, पानी में इसको बोस दो पूरा, तो अब सराउंडिंग में, चार्ज के सराउंडिंग में क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर में हो गया, जल हो गया। तो ये जो फोर्स है चेंज कर जाएगा। चेंज कर जाएगा मतलब हो सकता है आपका 0.5 न्यूटन हो जाए। किसी मीडियम में जाने के बाद फोर्स कम होता है, याद रखिएगा ना। जैसे हवा में फोर्स सबसे अधिक लगता है, दो आवेशों के बीच, दो चार्ज के बीच हवा में सबसे अधिक फोर्स लगता है। और किसी मीडियम में जा रहे हैं तो कम होगा, यानी सबसे अधिक वैक्यूम ऐसे लगता है, वैक्यूम और एयर में लगभग बराबर होता है। अब किसी मीडियम में, जैसे पानी में हम चले गए, तेल में चले गए, या और सारा बहुत सारा मीडियम है, वैक्स में चले गए, है ना, तो ग्लास में चले गए, तो किसी मीडियम में जाने के बाद जो है मतलब फोर्स का मान डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो आप बताइए कि अगर हवा में फोर्स 2 न्यूटन लग रहा होगा, तो पानी में डालने के बाद मान लो कि 0.5 हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब 0.5 ही हो जाएगा, ये सही नहीं है, ऐसे समझा रहे हैं हम। तो अब बताओ कि हवा में लग रहा था 2 न्यूटन, और पानी में लग रहा है कितना, 0.5 न्यूटन, तो कितना गुना ज़्यादा है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, या कितना गुना कम है, डिवाइड करेंगे हम। तो हवा में लगने वाला फोर्स देखिए 2 न्यूटन है, अब पानी में डालने के बाद यही आवेश, आवेश वही रहेगा और दूरी भी वही रहेगा, दूरी चेंज नहीं किए हैं हम, डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, डिस्टेंस और चार्ज सेम है, बस चेंज क्या करेगा, मीडियम। मतलब पहले हवा था, अब जो है इसमें पानी हो गया, बस मीडियम चेंज कर गया। हवा में था, हवा में इसका फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन, अब पानी में डाल दिए तो यही चार्ज के बीच और यही दूरी पर कितना फोर्स लग रहा है, 0.5 न्यूटन। एक एग्जाम्पल मान लो, उदाहरण, ठीक है। तो कितना कम बेसी लगा, तो हम क्या करेंगे कि हवा में लगने वाला फोर्स 2 न्यूटन और पानी में डालने के बाद लगने वाला फोर्स कितना है, 0.5 न्यूटन, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, मान लो जैसे यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो आप, ये 20 हो गया, 5 का 20, मतलब 4 आया। मतलब ये हुआ कि पानी में डालने के बाद उसमें फोर्स का वैल्यू जो है कितना हो गया, तो 4 गुना डिक्रीज करेगा, है ना। पानी में कितना होगा, 4 गुना डिक्रीज कर जाएगा, मतलब 4 गुना घट जाएगा। अगर इस आवेश को पानी में डाला जाए तो 4 गुना घट जाएगा, मतलब 4 गुना घट जाएगा। ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मेरे उदाहरण के अनुसार 4 गुना क्या होगा, घट जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग मीडियम में डालने के बाद फोर्स का मान घट जाता है। तो जितना गुना घटता है, जितना भी गुना घटेगा,
ठीक है, उसी को बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक, डाई मैंने क्या हुआ, दो, डाई का मतलब क्या हुआ, दो, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब दो माध्यम में जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रहा है उसका एक कांस्टेंट है, उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है ना, मतलब दो माध्यमों में, जैसे एक हवा हो गया, एक पानी हो गया, तो दो माध्यम हो ना जी, तो दो अलग अलग माध्यमों में जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास कर सकता है, ठीक है ना, कितना गुना का अंतर आएगा, ये बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी मीडियम का, जैसे पानी का, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है मान लीजिए 80। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आवेश को हवा में रखा जाए और उसी आवेश को पानी में डुबा दिया जाए तो उसका फोर्स का मान जो है 80 गुना घट जाएगा। उसी प्रकार वैक्स के लिए, मोम के लिए जो है इसका मान होता है 2। ठीक है ना, मोम के लिए इसका मान कितना होता है, 2 होता है। 2 का मतलब हुआ कि जब चार्ज हवा में है और उसी चार्ज को फिर हम अगर हम मोम में डाल दिए, वैक्स में डाल दिए, तो उसका फोर्स कितना घटेगा, 2 गुना घट जाएगा। मतलब जितना था उसका 2 गुना घट जाएगा। पानी में डालने के बाद 80 गुना, ठीक है ना, पानी में डालने के बाद 80 गुना घट जाएगा। मतलब जितना था हवा में, और पानी में डालने के बाद 80 गुना फोर्स डिक्रीज कर जाता है। और सबसे अधिक फोर्स कहाँ लगता है चार्ज के बीच, हवा में लगता है, एयर में लगता है, और वैक्यूम में लगता है, निर्वात में लगता है। ठीक है ना, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि देखो, इसको ऐसे समझेंगे कि कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन एयर, ठीक है ना, और कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम चार्जेज एट प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन एनी मीडियम एफ। ठीक है, दोनों का रेशियो ऑफ देम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मीन्स the ratio of force acting between 2 point charges in air to the force acting between same charges placed in any medium at same distance is known as dielectric constant। हवा में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ये हवा में है, देखिए हवा में फोर्स लगेगा तो ए है, और किसी माध्यम में डालने के बाद जो फोर्स लगेगा वो क्या है, एफ है। या इसको एम लिख देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो एम का मतलब मीडियम समझिएगा। तो हवा में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स एफ नॉट, F0, या किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच, उन्हीं दूरी पर रखे हुए आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हुआ, Fm। दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि दो अलग अलग, डाई का मतलब दो अलग अलग माध्यमों के बीच जो है ये रिलेशन को बता रहा है, इसलिए इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहा जाएगा। आज समय बात, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स acting between 2 point charges, the ratio of electric force acting between 2 point charges in air to the force acting between same charges placed in any medium at same distance is known as dielectric constant। किन्हीं, हिंदी में लिखो, भारतीय भाषा में लिखो, किन्हीं सॉरी एक मिनट लिखिए, हवा या निर्वात में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, हवा या निर्वात में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा किसी माध्यम में उसी दूरी पर रखे उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए, हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि हवा में जो लगने वाला फोर्स है वो आपका F0 है, और किसी माध्यम में डालने के बाद जो फोर्स लग रहा है वो F है, जो Fm मान लेते हैं। चलो, दोनों के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इसको K कहा जाता है। ये एक फार्मूला हो गया, K बराबर F0/Fm। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। कैसे, हम सिद्ध करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है।
देखिए ये जो फोर्स है कूलम्ब्स फोर्स है ये भी, क्योंकि आवेशों के बीच जो बिंदु आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो कूलम्ब्स फोर्स ही तो लगता है ना, ये भी कूलम्ब्स फोर्स है। तो जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश सपोज है, सपोज दीज आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये दो चार्ज है, एंड आर बी द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, एकदम सीधा फोर्स लगेगा ऐसे। तो आप बताइए कि हवा में, तो हवा में देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बेचारा, तो यही ना कहता था कि A बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है ना, मैंने पढ़ाया है, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। ये एफ नोट की जगह ये हवा की बात कर रहा है, ठीक है। तो हवा की बात कर रहा है तो के का मान बताया गया था आपको, के का मान होता है 1/4πε0, ठीक है ना। तो बताओ इसके जगह पर लिख सकते हैं यहाँ 1/4πε0, देखिए हवा के लिए होता है बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हवा के लिए, बटा देखिए यहाँ बटा हो गया, फिर FM, FM मैंने क्या, FM का मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, मतलब किसी मीडियम में अगर रखा जाए तो कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए बताया आपको, हम समझाए थे बहुत पिछला वीडियो में, जो नहीं पढ़े आप चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कोई माध्यम कहेगा तो यहाँ एप्सिलॉन नोट के साथ में एप्सिलॉन आर लग जाएगा, अब हवा कहेगा तो हट जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नोट रहेगा, ठीक है ना। एक बार हम बता दे रहे हैं 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, अगर कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन आर साथ में रहेगा, और माध्यम नहीं है तो इसको हटा देंगे, हवा रहेगा तो इसको हटा देना है टेक्निक से, हवा रहेगा एप्सिलॉन आर को हटा देंगे, माध्यम रहेगा तो एप्सिलॉन आर को लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हवा के लिए तो सिर्फ एप्सिलॉन नोट है, देखिए अब माध्यम आ रहा है तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, बाकी क्या हो जाएगा Q1, चूँकि चार्ज वही है तो वही लिखाएगा, डिस्टेंस भी आर है तो आर ही लिखाएगा ना। तो देखिए अब क्या होगा कि ये टर्म पूरा से पूरा कट जाएगा, देखिए कट जाएगा ना, यहाँ भी 1/4π कट जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, ये एप्सिलॉन नोट भी कट जाएगा, तो सॉल्व करिएगा तो आएगा K इक्वल टू एप्सिलॉन आर, देखिए आया, इसको सॉल्व कर लीजिए ऊपर जाएगा ना, ये इतना आया, मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। मतलब हम जो पढ़ाए उसमें कहना हम आपको क्या कह चाहते हैं, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है और रिलेटिव परमिटिविटी जो बताए थे पिछले क्लास में, वो दोनों एक ही चीज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दोनों एक ही चीज़ होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। अगर एग्जाम में कहीं पूछता है तो आप जो है ना कर सकते हैं इसको, चलिए देखिए तो बराबर होता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या एसआई यूनिट होगा, देखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक मिनट, देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, मान लिया पूछता है कहीं कि एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, मतलब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। देखिए के बराबर क्या होता है, फार्मूला भी पढ़ा है ना, हवा में लगने वाला फोर्स और किसी माध्यम में लगने वाला फोर्स, देखो कोई भी फोर्स हो उससे क्या मतलब है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन, इसका भी न्यूटन, इसका भी क्या होगा न्यूटन, तो कट नहीं जाएगा, इसका भी मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, कट जाएगा, मतलब क्या हुआ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखना है इसको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है नो यूनिट, ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, मतलब परावैद्युतांक एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है ना, यह एक मात्रकहीन राशि है। देखिए कुछ खास मीडियम जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना
देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं माध्यम का नाम, ये है माध्यम, ठीक ना। अब ये है परावैद्युतांक। हम अरे जाओ, बच्चा को पढ़ा रहे हैं ना मुन, चले जाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, चले जाओ। हाँ ले जाओ, लो लो तुम ये ले लो। अरे दो, मार्कर ले जाओ उससे, ये दे दो उसको, मार्कर दो। हाँ तो ये था आपको। तो माध्यम देखिए, जैसे वैक्स हो गया, आपका मेटल हो गया और वाटर हो गया, तो इस सभी माध्यम का जो है अलग अलग परावैद्युतांक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं वाटर, तो वाटर माने क्या होता है, जल होता है। इसका कितना होता है, 80। मतलब ये हुआ कि अगर आवेश को, चार्ज को, इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन वाटर, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज डिक्रीजेज बाय 80 टाइम्स। मतलब उसका 80 गुना जो है मान क्या होगा, घट जाएगा। यदि किसी आवेश को पानी में डाला जाए तो उसके भी लगने वाला बल जो है 80 गुना क्या होगा, घट जाएगा हवा के रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार वैक्स, वैक्स में क्या होता है, मोम, इसका कितना होता है, 2 होता है, ठीक ना, ये 2 है। उसी प्रकार मेटल, मेटल का देखिए सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। मेटल में क्या होता है, धातु। तो धातु के लिए इसका जो है मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब धातु में बहुत ज़्यादा घटता है। मतलब अगर कोई आवेश को धातु में रख रहे हैं आप, तो उसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना घटेगा, अनंत गुना घट जाएगा, ठीक है, अनंत गुना घट जाएगा। मतलब फोर्स नहीं के बराबर लगेगा। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अब देखिए आपको रिलेटिव परमिटिविटी का जो है डायमेंशन क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए डायमेंशन, देखिए पहली बात यह है 3 चीज़ का, देखो एप्सिलॉन आर का डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। देखिए डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक ना। तो एप्सिलॉन आर या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज होता है, याद रखिएगा। एप्सिलॉन आर मतलब क्या, के, परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, देखिए क्योंकि एप्सिलॉन आर का मात्रक नहीं होता है तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा ना। तो इसका आंसर में क्या होगा, इसका मात्रक ही नहीं होता है तो कट जाएगा ना, तो नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होता, याद रखिएगा। एग्जाम में आएगा तो नो डायमेंशन ऑप्शन मानना होगा, इसका नहीं होता है। कैसे से आगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका कोई बीमा नहीं होता है, इसका मात्रक भी नहीं होता है, नो डायमेंशन एंड नो यूनिट नहीं होता है। उसी प्रकार देखिए दूसरा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये दोनों का एक ही चीज होता है ना। चलिए दोनों का होता है, मतलब ये हुआ एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, विद्युतशीलता, ठीक है जी। इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, याद है ना, भूल गए, लिख दे रहे हैं हिंदी में, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन लिखा हुआ है
का बीमीय सूत्र क्या होगा। देखिए एग्जाम में पूछता है कभी भी, तो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखिए तो जैसे देखिए आपको मैं ये बताया था कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ में देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसा कि 11th क्लास में आप डायमेंशन पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, देखो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस क्वांटिटी से संबंधित आपको फार्मूला को ढूंढना होगा या उसका एसाइन ढूंढना होगा, ठीक ना। जैसे हमको लिखना है एप्सिलॉन नोट का या एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन से संबंधित एक फार्मूला को हम ढूंढेंगे। तो एप्सिलॉन से संबंधित फार्मूला हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, कूलम्ब्स फार्मूला एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपन क्या होता है आर स्क्वायर, मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, इसी मास्टर ने आपको पढ़ाया था। तो देखिए अब समझिए, अब क्या है कि यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को जगह ने ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, चलो एफ इक्वल टू के। अब देखो कांस्टेंट का ये कांस्टेंट है 1/4 पाई, कांस्टेंट का यूनिट भी नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट 2 है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, ये सब क्या है कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना, कोई डायमेंशन कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो क्या बच गया एप्सिलॉन नोट बच गया Q1 Q2। अब बताओ Q1 का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज है ना, तो चार्ज क्या होता है AT, चार्ज क्या होता है Q1, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा AT होगा। कैसे, तो Q देखो Q बराबर क्या सूत्र होता है IT होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा तो लोग Q बराबर IT। तो इसका डायमेंशन अगर लिखा होगा तो लोग 11th में, तो I का क्या होता है A होता है और T का क्या होता है कैपिटल T होता है, तो AT हो गया, मतलब चार का डायमेंशन AT होता है, इसको याद रख लो, चाहे हम प्रोसेस बता दिए, ठीक ना AT। फिर Q2 है तो ये भी चार्ज है, तो इसका भी क्या होगा AT, दोनों चार्ज ही है ना, उसका भी कोई भी चार्ज हो तो AT होगा। यहाँ देखो 4 पाई, तो 4 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा। इसके बाद देखिए यहाँ फोर्स है, थोड़ा सा रुको 1 मिनट, इसको चूंकि एप्सिलॉन नोट का निकालना है ना, तो इसको यहाँ ले आओ, एफ को यहाँ ले जाओ, इसको टांग के यहाँ ले लाइए आप, तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए एफ यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एफ जो है यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले जाओ, एप्सिलॉन नोट को यहाँ ले आओ, क्योंकि एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन चाहिए ना। चलिए इतना हो गया, अब एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन लिखना है। चलिए कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। Q1, तो Q1 का डायमेंशन अभी क्या बताया गया आपको AT, तो यहाँ हो जाएगा AT। Q2 उसका भी क्या बताएगा AT, कोई भी चार्ज हो Q1 Q2 Q3 कोई भी चार्ज होना चाहिए, उसका AT होगा, ठीक है। आसानी समझना है कि Q1 लिखा हुआ है तो A1 T1 होगा। अब देखिए यहाँ F है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन देखिए, ये तो पॉपुलर चीज़ है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, पढ़े होंगे ना 11th क्लास में आप, mL/T² होता है, ठीक है ना, mL/T²। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T²। R का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी, डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं दूरी, और दूरी के लिए क्या यूज करते हैं लेंथ L का यूज करते हैं। तो R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया देखो। और इसको सॉल्व कर दो, होगा डायमेंशन, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन निकल जाएगा। देखिए m को, m इसमें एक ही m है देख लो, तो m को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m−1, नो डाउट। इसके बाद l, तो l इसमें देखिए 2 L यहाँ 1 L यहाँ, तो LQ हो गया है ना, LQ हो जाएगा, LQ को ऊपर ले जाएगा तो हो जाएगा L−3, ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो -3 लगेगा ना। इसके बाद देखो T, तो T देखो यहाँ पे देखो T के पावर -2 है, यहाँ T स्क्वायर हो जाएगा, T और T स्क्वायर हो गया, यहाँ -2 है, तो -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, और ये T स्क्वायर को पहले ही से है तो हो जाएगा T के पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, T के पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या बच गया आपका, A बच गया, तो A एक यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हो गया। बस सबसे पहले मास लिखा जाता है, लेंथ टाइम इस तरह से अरेंज करते हैं हम लोग, तो हो गए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। देखो इसी प्रकार सिमिलरली एप्सिलॉन का भी डायमेंशन सेम होता है, उसका मात्रा सेम होता है, ठीक है ना, मतलब सिमिलरली मैंने होता है इसी प्रकार, याद रखिएगा। और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दिस इज द परमिटिविटी फॉर मीडियम, ये होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष विद्युतशीलता, पढ़ाए थे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता।
और इसको बोलते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता। इसका भी जो है निकालिएगा तो सेम होगा, एम इनवर्स ए इनवर्स 3, चलो इतना ही होगा। देखो तो आपको याद क्या रखना है, देखो अब आपको देखो हम बता रहे हैं वो याद रखना है। ऑप्शनल आर का डायमेंशन नहीं होता है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन याद रखना है, ठीक है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसके बाद ऑप्शनल नोट का क्या होगा, तो अभी ऑप्शनल नोट और ऑप्शनल दोनों का एक ही होता है। यहाँ देखिए क्या होता है, तो यहाँ भी निकाल के बताए ना हम, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी की पावर 4 1 पावर 2, ठीक है। इसका भी वही होगा, एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 3 टी की पावर 4 ए इनवर्स एक स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है। याद रखिएगा ऑप्शनल आर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इनका दो डायमेंशन होता है, इनका मात्रा भी होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है ना, खास करके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, ओके।